नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आपका उज्जवल क्लासेज आरटीपी में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं भागवत त्रिपाठी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए आज का जो टॉपिक लेकर आया हूँ उस टॉपिक का नाम है समास। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, समास जो शब्द है, समाज शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सम धन आस, सम धन आस से मिलकर बना है समास। सम माने होता है संक्षिप्त और आस माने होता है कथन। तो इस प्रकार से समास शब्द का जो मूल अर्थ होगा वह होगा संक्षिप्त कथन, संक्षिप्त कथन, संक्षिप्त कथन। समास शब्द का मूल अर्थ है संक्षिप्त कथन, या इसको संक्षेप भी कह सकते हैं। इसकी परिभाषा होगी अनेक पदों का, पद माने क्या होता है? शब्द। अनेक पदों का एक पद हो जाना ही समास कहलाता है। अनेक पदों का या शब्दों का एक पद, अनेक पदों का एक पद हो जाना ही समास कहलाता है। देखिए, जो समास होता है, समास में शब्दों का मेल होता है। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और उनके मिलने के बाद जो नया शब्द का निर्माण होता है उसे ही क्या कहेंगे? समास कहेंगे। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर के एक नया शब्द बनाया जाता है तो इस मिलने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो इस मिलने की प्रक्रिया को, इस मिलने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इसमें क्या होता है समास में कि दो पद या दो से अधिक पद आपस में मिलते हैं और उन दोनों पदों के, दोनों शब्दों के मिलने के बाद एक नए शब्द का निर्माण होता है। तो आपस में मिलने की इसी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास और संधि में थोड़ा सा अंतर है। समास में शब्दों का मेल होता है जबकि संधि में वर्णों का मेल होता है। आपस में वर्ण मिलकर के एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं, एक नए वर्ण की उत्पत्ति करते हैं, तो इस मिलने की प्रक्रिया को संधि कहेंगे। और दो या दो से अधिक पदों के मिलने से जब एक नए शब्द का निर्माण होगा तो इस मिलने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। तो आइए समास
का जो मूल अर्थ है, जैसे क्वेश्चन आता है कि समास का मूल अर्थ क्या है, तो आप लिख सकते हैं संक्षेप या संक्षिप्त। सम धन आस, सम मने संक्षेप, आस मने कथन। तो संक्षिप्त कथन को भी हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। तो समास शब्द का जो मूल अर्थ है इसको आप लोगों ने जान लिया। समास की भाषा को भी आपने समझा कि दो या दो से अधिक पद मिलकर के जब एक नए पद का निर्माण करते हैं तो इस मिलने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। अब हम समास के भेद के बारे में चर्चा करेंगे कि समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो देखिए, समास जो है, चाहे यूपी टेट की परीक्षा हो, सी टेट की परीक्षा हो, डीएलएड की परीक्षा हो, 9, 10, 11, 12 की परीक्षाएं हो, तो समास के मुख्यतः जो भेद बताए गए हैं वह 6 भेद ही आपको लिखना है। कहीं कहीं किताबों में इसके 4 भेद भी बताए गए हैं, लेकिन हमें समास के जो यहाँ पर हम भेद पढ़ेंगे वह 6 भेद को पढ़ेंगे। तो जो समास के भेद होते हैं उनकी संख्या 6 बताई गई है। पहला हो जाएगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय समास। चौथा द्विगु समास। पांचवा द्वंद्व समास। और छठवां जो होगा वो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो इस तरह से आप समास के भेद देख रहे हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो कभी भी क्वेश्चन से आते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं, तो आपको समास के 6 ही भेद बताना है। तो लगभग इन भेदों को आप लोग जानते हैं और पूर्व से भी इन सभी वेदों से आप लोग विदित हैं। संस्कृत व्याकरण शास्त्र के कवि भट्टोजी दीक्षित ने समास के मुख्यतः 4 भेद बताए हैं, ये भी आप जानकारी रख लेंगे। उन्होंने अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि, ये 4 भेद बताए हैं। अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष और बहुब्रीहि, ये 4 भेद भट्टोजी दीक्षित ने जो है सिद्धांत कौमुदी में बताया है। तत्पुरुष समास का ही उन्होंने कर्मधारय को भेद बताया है। यानी उनके अनुसार जो कर्मधारय है और जो द्विगु समास है ये तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। कर्मधारय और द्विगु को भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में भेद बताए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये कर्मधारय और जो द्विगु है ये तत्पुरुष समास के ही उपभेद हैं। उस तरह से समास देख लिया जाए तो अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि, ये भट्टोजी दीक्षित जी के द्वारा 4 भेद बताए गए। लेकिन हमारा जो विषय हिंदी है या टेट की जो परीक्षाएं हैं उसमें अगर कभी भी क्वेश्चन आते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं तो आपको 6 भेद बताना है, क्योंकि इसको भी अलग अलग यहाँ पे रखा गया है। तो इस तरह से समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। इससे आप विदित हो गए, आपको ये जानकारी मिल गई।
अब देखिए अव्ययी भाव समास क्या है, तत्पुरुष समास क्या है, कर्मधारय क्या है, द्विगु समास क्या है, द्वंद्व समास क्या है और बहुब्रीहि समास क्या है, तो इसको हम जानने का प्रयत्न करेंगे। अव्ययी भाव समास में जो होता है उसका जो पहला पद होगा, क्योंकि समास में दो या दो से अधिक पद होते हैं, ठीक है, तो इसमें जो पहला पद होगा वह पहला पद अव्यय होगा। कोई भी एक शब्द ले लीजिए और जिस शब्द में आप देखेंगे कि पहला पद अव्यय है, अव्यय का मतलब जो कभी व्यय नहीं होता, अर्थात जो पहला पद एक तरह से उपसर्ग होता है। अव्यय का एक अर्थ या अर्थ जो होता है वह क्या होता है, उपसर्ग होता है। तो इसमें जो पहला पद होगा वह एक तरह से उपसर्ग होगा, क्योंकि संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग बताए गए हैं, लेकिन हिंदी में बहुत सारे उपसर्ग हैं, जिसमें से जो पहला पद होगा इसमें वह क्या होगा, अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। जिसका कभी व्यय नहीं होगा वह हमेशा उसी तरह से बना रहेगा। या फिर इसका एक ट्रिक है, पहला पद छोटा, यानी अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होगा वह अधिकांशतः 90% तक क्या होगा, छोटा होगा। पहला पद अव्यय होगा। तो कोई भी एक शब्द ले लीजिए और जिस शब्द में आप देखेंगे कि पहला पद अव्यय है या पहला पद छोटा है, तो उसमें आप जान जाइए कि उसमें अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथा शक्ति, यथा ये क्या है, अव्यय है, शक्ति एक शब्द है। तो पहला पद यथा हो गया, दूसरा पद शक्ति हो गया। पहला पद क्या हो गया, अव्यय हो गया, दूसरा पद शक्ति जिसका अर्थ है। और इसमें यह भी देखा जाए कि पहला जो पद है यथा शक्ति शब्द की अपेक्षा क्या है, छोटा है, ठीक है। यथाशक्ति, अनुरूप, अनुरूप, तो अनुरूप शब्द में आप देखिए पहला जो पद हो रहा है अनु, तो अनु क्या है, रूप के अनुसार इसका विग्रह होगा, रूप के अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। इस तरह से आप इसका विग्रह कर लेंगे। कोई भी एक शब्द आ जाता है तो पहला ये शब्द होगा और इस शब्द को ही हम समस्त पद भी कहते हैं। समस्त पद या सामासिक पद, क्वेश्चन ये कई बार डीएलएड में पूछा है कि सामासिक पद किसे कहते हैं या समस्त पद किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जब दो अलग अलग शब्दों के मिलने के बाद जिस शब्द का निर्माण होता है, तो इस मिलने की प्रक्रिया को ही हम समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देख रहे हैं यथाशक्ति, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, विग्रह शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ये क्या हो गया, समस्त पद या सामासिक पद। इसी को समस्त पद कहेंगे या सामासिक पद कहते हैं। तो जब दो अलग अलग, यहाँ पे देखेंगे एक शक्ति है, ठीक है, शक्ति के अनुसार, और एक क्या है, यथा है। तो इन दोनों शब्दों के मिलने के बाद शक्ति के अनुसार ये जो शब्द है, इनके मिलने के बाद एक नए शब्द का जो निर्माण हुआ है, यानी कि इस बड़े से वाक्य को
संक्षिप्त में कह देना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। क्योंकि समास की परिभाषा हम बता चुके हैं, यह समास का जो मूल अर्थ है उसके बारे में बता दिए हैं कि दो अलग अलग पदों के मिलने से जिस पद का निर्माण होता है उसी को क्या कहेंगे, समास कहेंगे। समास का मूल अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि शक्ति के अनुसार एक बड़े से वाक्य को छोटे से में कह देना ही क्या है, समास है। तो समस्त पद या समासिक पद, दो अलग अलग पदों के मिलने से जिस पद का निर्माण होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, समासिक पद या समस्त पद। तो अब इस तरह से जब इसका विग्रह कर लेंगे तो क्या लिखेंगे, समास का नाम। तो समास का नाम जब आप जान गए, शब्द को देखने मात्र से ही आप पहचान गए कि इसमें अव्ययी भाव समास है, तो यहाँ पे तुरंत ही अव्ययी भाव समास लिख देंगे। ठीक है। आजीवन, ठीक है। आजीवन में आप देखिए एक आ है और एक क्या है, जीवन है। तो जो आ पद है वह एक तरह से क्या है, उपसर्ग है या अव्यय है। जीवन एक शब्द है। तो कुछ नहीं करना है, अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होगा उसी से हम बस पहचान लेंगे। ये देखेंगे कि पहला पद हमारा क्या होना चाहिए, पहला पद अव्यय होना चाहिए। अगला देखेंगे प्रत्यक्ष, निडर। अप्रत्यक्ष में प्र उपसर्ग हो गया, नि उपसर्ग हो गया, और प्र या नि एक तरह से क्या है, अव्यय है, इसका कभी व्यय नहीं होता है। तो इस तरह के कोई भी शब्द आता है तो उस शब्द का बस पहला पद आप देखिए, और पहला पद जब आप जान गए कि वह अव्ययी है तो 9, 10, 11, 12 की परीक्षाएं हो या डीएलएड की परीक्षाएं हो या टेट सुपर टेट की परीक्षाएं हो, उसमें आंख बंद करके आप ये मान लीजिए कि उसमें क्या है, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद छोटा होता है, और इसमें आप देखेंगे कि पहला पद क्या है, प्र छोटा है, नि छोटा है, आ छोटा है, अनु छोटा है, यथा छोटा है, उपगंगम चाहे उपगंगा, उप क्या है, छोटा है, उपमंत्री, उपमंत्री। तो उप क्या है, अव्यय हो गया कि नहीं। तो इस तरह से आप इसको पहचान लिए। तो जिस शब्द में, कोई भी शब्द, बहुत सारे शब्द आ सकते हैं, बहुत सारे शब्द, तो प्रत्यक्ष, अक्ष में क्या होता है, आंख, आंखों के सामने। प्रतिदिन या उपगंगम, उप माने समीप, गंगा के समीप। इस तरह से इसका विग्रह करेंगे। अगला और शब्द ले लेते हैं, जैसे शब्द है, एक और शब्द यहाँ पे लेंगे, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन, प्रति क्या है, उपसर्ग हो गया कि नहीं, अव्यय हो गया कि नहीं। दीनम दीनम प्रति, दीनम दीनम प्रति, ठीक है, दीनम दीनम प्रति। या फिर इसके अतिरिक्त जैसे एक ही शब्द जब बार बार आता है तो ऐसे शब्दों में भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे रातों रात, रातों रात, ठीक। अब रातों रात, रात ही रात में, बातों बात, बातों बात, बात ही बात में, भर पेट, पेट भर के, भर पेट, पेट भर के, एकाएक, एकाएक। यहाँ पे देखेंगे एक ही शब्द है, बात बात, रात रात। तो जब एक ही शब्द बार बार आए तो ऐसे शब्दों में भी आपका अव्ययी भाव समास होता है। हाथों हाथ,
हाथों हाथ में भी आप देख रही है, हाथ ही हाथ में, बीचों बीच, बीच ही बीच में। तो अब इस तरह से आप जान लिए कि जब एक ही शब्द किसी भी समस्त पद में 2 बार आए तो ऐसे शब्दों में भी अव्ययीभाव समास होता है, और जिस शब्द का पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो ऐसे शब्दों में भी अव्ययीभाव समास होता है। तो इसके लिए बिल्कुल एक आसान ट्रिक है। इसमें अधिकांशतः जो पहला पद होता है वह छोटा होता है, पहला पद ये अव्यय होता है। तो इस तरह से आपने अव्ययीभाव समास को समझ लिए। अब अगला जो हम समास पढ़ेंगे वह है तत्पुरुष समास। इसके बाद जो तत्पुरुष समास हम लोग पढ़ेंगे, ये तत्पुरुष समास में इसका जो ट्रिक है बिल्कुल ही आसान है। इसका ठीक उल्टा हम कर देंगे। इसमें क्या होता है, पहला पद छोटा, तो इसमें कर देंगे पहला पद बड़ा, पहला पद बड़ा। ठीक है, पहला पद इसमें क्या होता है, बड़ा होता है। कोई भी शब्द आता है और उस शब्द में जब आप देखेंगे कि पहला पद बड़ा है तो आप बिल्कुल जान जाइए कि उसमें तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं वो मुख्यतः 6 भेद बताए गए हैं। पहला हो जाएगा द्वितीया तत्पुरुष समास, द्वितीया तत्पुरुष समास। दूसरा हो जाएगा तृतीया तत्पुरुष समास। ठीक है, चौथा चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास। ये हो जाएगा षष्ठी, और लास्ट हो जाएगा सप्तमी तत्पुरुष समास। ठीक है, इसके देखिए तत्पुरुष समास के 6 भेद बताए गए हैं। द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास और षष्ठी तत्पुरुष समास तथा सप्तमी तत्पुरुष समास। तो जो ये तत्पुरुष समास है बिल्कुल ही आप विभक्ति जो चिन्ह है उसके माध्यम से आप पहचानेंगे। जैसे द्वितीय में कौन सा कारक होता है, तो कर्म कारक होता है, कर्म कारक। तृतीया में करण, करण कारक। चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी संबोधन, संबंध, और सातवीं हो जाएगा अधिकरण। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कारक जो चिन्ह है उन चिन्हों के माध्यम से हम इसको जानेंगे, विभक्ति के माध्यम से जानने का प्रयत्न करेंगे। द्वितीया में कर्म कारक होता है, तृतीया में करण कारक, चतुर्थी में संप्रदान कारक, पंचमी में अपादान, षष्ठी में संबंध कारक और सप्तमी में कौन सा होता है, अधिकरण कारक। इनका चिन्ह क्या है, चिन्ह तो कर्ता ने कर्म को चिन्ह हो जाएगा, करण से या के द्वारा। ठीक है, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के भाव में, अलग होने के भाव में। ठीक है, अलगाव के भाव में। संबंध तो इसका चिन्ह हो जाएगा का, की,
रे ना नी ने भो अरे इत्यादि। अधिकरण का जो चिन्ह होगा में या पर होगा, ठीक है, में पर। तो कोई भी शब्द होगा और उस शब्द का आप क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। तो विग्रह जब करेंगे तो उस समय ये चिन्ह आपको परिलक्षित होगा, ये चिन्ह आएगा, ये चिन्ह आएगा। तो ये क्या होता है कि जब इसको हम समस्त पद में लिखते हैं तो कारक जो विभक्तियां हैं इनका क्या होता है, लोप हो जाता है, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक शब्द ले लीजिए, यहाँ पे शब्द लेंगे राजपुत्र, ठीक है, ये समस्त पद हो गया, एक शब्द हो गया ना राजपुत्र। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र, इस तरह से होगा, राजा का पुत्र राजा का पुत्र हो गया। तो अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो का है क्या है, ये विभक्ति चिन्ह है ना। तो का किसका विभक्ति चिन्ह है, इसमें देखेंगे तो का किस में आ रहा है, इसमें। तो जब इसमें का विभक्ति आ गया तो अगर पूछा जाए कि राजपुत्र में कौन सा समास है, तो का में आप देखिए संबंध कारक हो रहा है और षष्ठी विभक्ति हो रही है। ये क्या है, विभक्ति, ये विभक्ति हो गई, ये कारक हो गया, ये कारक चिन्ह होगा। तो चिन्हों से पहचानिए ये का आया है। तो एक तरह से आप देखेंगे तो इसमें कौन सी विभक्ति आ रही है, तो इसमें विभक्ति षष्ठी आ रही है। कौन सा कारक आ रहा है, तो संबंध कारक आ रहा है। तो इसमें जब हम पूर्णतः कारक जानने चाहेंगे तो इसमें कौन सा हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास तो है यही है, लेकिन उन तत्पुरुष समास में से इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। तो आप देख रहे हैं कि तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। तो 6 भेद में से कारक विभक्ति का आया है। तो जो ये का आया है यह संबंध कारक का चिन्ह है, और संबंध में विभक्ति अगर देखा जाए तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। अगला आप देखेंगे और उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयत्न करिए। चलिए इसको कारक चिन्हों को रहने दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। जैसे और शब्द है स्नान घर, गौशाला, गौशाला, स्नान घर, तो अन्य उदाहरण के माध्यम से इसको जानने का प्रयत्न करेंगे। देखिए पहला पद इसमें अधिकांशतः बड़ा होगा, जैसे स्नान क्या हो गया, बड़ा हो गया। सुख, ज्ञान, पादेन, यहाँ पे आप देखेंगे भूत, मुनि, प्रजा, देव, पाठशाला। तो इसमें जो होता है ना, अधिकांशतः जो पहला पद होगा वो बड़ा होता है। लगभग 80% तक के जो शब्द होंगे पहला पद बड़ा होगा। और अब इसका हम विग्रह करते हैं। विग्रह जब करेंगे तो इन कारक चिन्हों के माध्यम से ही आप जानेंगे कि इसमें कौन सा जो है तत्पुरुष समास है। जैसे विग्रह कर लीजिए तो मान लीजिए यहाँ पे स्नान घर, तो स्नान के लिए क्या है, स्नान के लिए घर। अब बड़े से वाक्य को छोटे में कह देना ही क्या होता है, समास कहलाता है, ठीक है। तो स्नान के लिए घर, तो स्नान के लिए घर, देखिए के लिए जो होता है तो ये कर्म हो जाएगा, करण हो जाएगा, संप्रदान, संप्रदान का जो चिन्ह होगा वह के लिए होगा। तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। गौ के लिए शाला, यानी गाय के लिए जो घर है, शाला माने क्या होता है, घर, गाय के लिए शाला अर्थात घर। तो गाय के लिए जो घर है तो के लिए है, संप्रदान हो जाएगा।
ठीक है, सुख को प्राप्त, सुख को प्राप्त। तो जब भी आप इसका विग्रह करेंगे, जो कारक चिन्ह होगा उन कारक चिन्हों के माध्यम से ही आप जान जाएंगे कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। तो जो यह होगा आप बिल्कुल ही जान जाएंगे, कर्म, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, ये हो जाएगा संबंध तत्पुरुष, और ये हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तो इन्हीं के माध्यम से ही हम बस चिन्हों के माध्यम, सुख को प्राप्त, सुख को प्राप्त यहाँ पे देखिए को कहाँ है, तो का, की, रे, नानी, ने, को यहाँ पे आप देख रहे हैं को चिन्ह कर्म में है, तो कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। ज्ञान से हीन, ज्ञान से हीन, ज्ञान से हीन। अब देखेंगे ज्ञान से हीन, पहले आपके पास क्या था, ज्ञान था, लेकिन अब इस समय आपके पास ज्ञान नहीं है, अर्थात आप ज्ञान से हीन हो गए हैं। तो देखिए ज्ञान से अलग होने की इसमें भावना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। पादेन खंज, पादेन माने पैर होता है, पैर से लंगड़ा, पैर से लंगड़ा, तो पादेन खंज। अब इसमें जो आप यहाँ पे देखेंगे से आया है, तो एक तरह से पैर में क्या है, विकार उत्पन्न हुआ है, यौनांग विकारा। जब कर्ता के किसी भी अंग में कोई विकार उत्पन्न होता है तो उस विकरित अंग में करण कारक और तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पे जो तत्पुरुष समास हो जाएगा करण कारक, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। पैर से लंगड़ा यानी से विभक्ति से ही पहचान लीजिए, तो इसमें हो जाएगा करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। चोर भयम, चोर भयम, तो चोराद विभेद यानी चोर से भयभीत, तो जहां डर की भावना हो, ठीक है, जैसे सिंहात विभेति, सिंह से डरना, तो जहां डर की भावना हो, कोई भी शब्द लीजिए और उसमें अगर डर की भावना हो तो उसमें आप जान जाइए कि पंचमी होता है। ठीक है, पंचमी विभक्ति और अपादान कारक होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, तो जिस शब्द में डर की भावना हो, भय की भावना हो, तो उस शब्द को एकदम दिमाग में आप याद कर लीजिए कि उसमें अपादान कारक होता है, और जब अपादान कारक होगा तो इसमें विभक्ति कौन सी हो जाएगी, पंचमी विभक्ति होगी, और तत्पुरुष समास में ले लिया जाए तो अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। भूत के लिए बलि, अब के लिए है तो यहाँ पे इस चिन्ह से ही आप जान जाएंगे। तो ये देखिए कर्म करण संप्रदान, तो संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा भूत के लिए बलि। रण में कुशल, तो रण में कुशल, रण कुशल माने रण में कुशल, तो में और पर है तो इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। मुनि श्रेष्ठ, मुनि में श्रेष्ठ, तो यहाँ पे देखेंगे में ही चिन्ह से हम जान जाएंगे कि इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रजा का पति, चिन्ह क्या आ रहा है, का, तो का देखिए यहाँ पे का है, इस चिन्ह से ही आप पहचान लीजिए, तो इसमें हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। देव पूजा, देव के लिए पूजा, तो ये संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। कारक चिन्हों से ही आप जान लेंगे। पाठशाला, पाठ के लिए या पठन के लिए शाला या पाठ के लिए शाला, तो इसमें आप देखिए कारक चिन्ह है के लिए, अर्थात इसमें हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। तो कुछ नहीं करना है, तत्पुरुष समास के जो ये 6 भेद बताए गए हैं और 6 भेद के जो कारक चिन्ह है, तो ये जो विभक्ति चिन्ह है, इन विभक्ति चिन्हों का जब समस्त हम पद करेंगे विग्रह का, तो इन विभक्ति चिन्हों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे राष्ट्रपति शब्द में कौन समास है, तो राष्ट्र का पति, पति माने स्वामी, तो राष्ट्र का स्वामी।
तो राष्ट्र का स्वामी, तो आप देखेंगे एक तरह से राष्ट्र से स्वामी का संबंध स्थापित किया गया है। और वहाँ पे आप देखेंगे कारक चिन्ह है का, तो इसमें हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास। तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आपको यह वीडियो अच्छा जरूर लग रहा होगा और आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। कहीं से भी कोई दिक्कत अगर इस वीडियो में आपको लगे तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो तुरंत ही हमारे चैनल उज्ज्वल क्लासेस RTP को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं, मित्रों में दोस्तों में शेयर करें। इसके बाद इस समास का जो अगला पार्ट है कर्मधाराएं द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि, इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।